गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा नाम है आदर्श पाठक। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर 5। ओके, सो मेरे ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ की लेक्चर मिलती रहे। तो हम लोग पहले कुछ जान लेते हैं जो कि हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले आता है पूरा पाषाण काल हिस्ट्री में, फिर मध्य पाषाण काल कहते हैं हम लोग, फिर नव पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है फ्रेंड्स। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का या सिंधु घाटी सभ्यता या उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं का उद्गम होता है। फिर ऋग्वैदिक काल आता है। उसके बाद फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल आता है। एक मिनट, ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल आता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल आता है फ्रेंड्स। उसके बाद 16 महाजनपद आते हैं। 16 महानगरों का, बड़े नगरों का उद्गम होता है। उसमें फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म फिर भी हम लोग देखते हैं, और उसी में एक राज्य होता है मगध। 16 महाजनपदों में एक राज्य होता है मगध जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो उसके बारे में, और हम लोग एक वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक राज्य था जो बहुत ही ज़्यादा खास था और शक्तिशाली था। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा मगध के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं ये फ्रेंड्स कौन है। ये संकरन है। ये उठता है तो देखता है उसके माता पिता कहीं जा रहे होते हैं। तो जब वो पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग बोलता है यार आज हमारे शासक का चुनाव है, वोटिंग है, हम लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो वो सोचने लगता है कि आज तो ऐसा हो रहा है, मगर पहले कैसे चुनाव होता था। तो फ्रेंड्स उसी के बारे में बताया गया है, लोग शासक कैसे बने। 50 वर्षों से हम लोग अपना चुनाव करते आ रहे हैं, आपको पता ही है, वोटिंग के ज़रिए। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उठता है कि लोग शासक बहुत पहले कैसे बनते थे, और अपने अध्याय 4 में पढ़ भी चुका है इसके बारे में। कुछ संभवतः राजा जो थे वो यानी लोगों द्वारा चुने थे, जनता द्वारा चुने जाते थे। परंतु फ्रेंड्स 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों के आयोजित करते थे, जैसे फ्रेंड्स अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो राजा अश्वमेध यज्ञ, कुछ यज्ञ भी करते थे जो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें घोड़े लेके दौड़ना होता था एक जगह से दूसरे प्लेस तक, और बीच में कोई अगर राजा रोक दिया तो उससे उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध नहीं किया तो वो राजा उसके अंडर में आ जाता था और ये राजा जीत जाता था जो घोड़े लेके जा रहा था। और फिर उसके बाद यज्ञ करवाया जाता था। तो यज्ञ में जितने भी राजा आते थे उस राजा को, यानी जीतने वाले राजा को क्या करते थे, उपहार देते थे। तो जैसा फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, अश्वमेध एक यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े राजा के जिस इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। फ्रेंड्स घोड़े को राजा के लोगों के देख-रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो फ्रेंड्स अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो उनकी तरह से मतलब एक तरह से झुक जाता था उनके आगे। और इसके बाद राजाओं ने यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो राजा झुक जाते थे उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था, और यज्ञ पुरोहित किया करते थे जो पुजारी होते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था जो पुजारी होते थे, और यह अश्वमेध करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। किसके लिए? जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, जो राजा शक्तिशाली अश्वमेध करता था, और इस अश्वमेध के कारण उसे बहुत शक्तिशाली, अश्वमेध यज्ञ के कारण उसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। ओके फ्रेंड्स, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे कहाँ पे बैठा जाता है फ्रेंड्स? राज सिंहासन पे बैठा जाता है, या बाघ की छाल पे फ्रेंड्स। ओके, तो उसको बाघ की खाल पे या राज सिंहासन पे बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था, उसका एक साथी होता है जिसे हम लोग सहचर कहते थे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, मतलब गुणगान की तरह। आपने हरकुलिस पिक्चर देखा होगा ना, द रॉक की पिक्चर हरकुलिस। उसमें एक उसका जो भांजा रहता है वो सिर्फ उसकी तारीफ करता रहता है, आपने तो देखा होगा। तो सिर्फ वो गाने के लिए उसको, मतलब तारीफ करने के लिए ही रखा जाता है एक तरह से। और लास्ट में वो एक बहुत ही बहादुर सा काम करता है जिसे
उसे रॉक को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, तो उसके मामा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान भी करने होते थे। तो राजा उसमें यह करता है, मगर उसके सगे संबंधी, उसकी पत्नियाँ उसके लगे एक अलग युग अलग सा कह सकते हैं कि यज्ञ करते थे, मतलब पूजा पाठ करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता, और बाकी सारे जो राजा आते थे वो सिर्फ बैठकर यज्ञ को देखा करते थे। और फ्रेंड्स, राजा के ऊपर पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो फ्रेंड्स, राजा के ऊपर पुरोहित थे जो जल के ऊपर शुद्ध जल का, मतलब अच्छे जल का छिड़काव करते थे, मतलब उसे पवित्र किया करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे। जो विष और वैश्य मतलब आप जाति आप लोग ने पढ़ा होगा वैदिक काल में, है ना। तो जाति का वर्णन तो हो ही चुका था। ये लोग राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया था। शूद्र सबसे नीच कास्ट का माना जाता था फ्रेंड्स। फिर हम लोग देखते हैं इस समय भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। आपको पता है ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले ग्रंथ कौन कौन से फ्रेंड्स? ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का रचना की गई है। अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा गाने, मतलब अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है, बलीली के बारे में बताया गया है। और सामवेद को गाई जाने वाली संरचना कही जाती है, क्योंकि इसमें गाई जाने वाली संरचना मिलती है। संगीत का आधुनिक, मतलब इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है इस वेद को। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आधुनिक या फिर संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं और कितनी सूक्त और कितने मंडल हैं, तो इसके ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये भी आपको बताना है कि आपको गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं फिर पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। अनुष्ठान की और विधियाँ कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में बताया गया है। किसमें? इस सारे वेदों में। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। और फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, उस समय समाज के कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धर्मांतरित थे। तो इतने सारे लोग वहाँ पे इस टाइप के, इतने टाइप के लोग पाए जाते थे। और भी पाए जाते थे फ्रेंड्स। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, समृद्ध में कौन कौन थे? पुरोहित थे, कृषक, योद्धा, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक और मछली पकड़ने वाले लोग जंगल में रहने वाले लोग में शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित योद्धा वैभवशाली थे। जो पुरोहित और योद्धा थे वो बहुत ही ज़्यादा कुशलता से रहते थे, और जिसके पास फ्रेंड्स कुशलता होगी वो खाने बिना कभी मरेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना लेके आई है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे स्किल हम लोग का डेवलप होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो इसमें फ्रेंड्स पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक बहुत ही निर्धन थे, और जंगल में रहने वाले ये लोग थे। और श्रमिक और वो पुरोहित और योद्धा बहुत ही वैभवशाली थे। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं हम लोग। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था, जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता था फ्रेंड्स। उनका काम वेदों का अध्ययन या अध्यापन करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विष या वैश्य थे। इन्हें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। इसमें कौन आते थे? विष या वैश्य में कृषक, पशुपालक या व्यापारी आते थे फ्रेंड्स। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग वर्ण में सबको अधिकार हर चीज़ का प्राप्त नहीं था। तो जैसे आप ऋग्वैदिक काल में इसको देख सकते हैं, आप कंपेरिजन करके खुद देख सकते हैं। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम 3 वर्णों की सेवा करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हुए फ्रेंड्स। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना किसका काम था? शूद्रों का। इनमें कोई अनुष्ठान में अधिकार नहीं था, और औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को भी वेद अध्ययन नहीं कर सकती थी। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग देखते हैं
पुरोहितों के अनुसार सभी वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। आपको पता है जन्म के आधार पर निर्माण कब होने लगा था, किस काल में होने लगा था फ्रेंड्स, मैं इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट करिए देखकर। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद के कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। इनमें से कुछ वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने में जलाने में काम करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग और देखते हैं। जो शवों को जलाते थे फ्रेंड्स, उनको उनके संपर्क में आने के लोगों संपर्क में जो लोग आते थे उससे भी अपवित्र माने जाते थे, मतलब वो भी अपवित्र माने जाते थे, क्योंकि जो शवों को जलाते थे उन्हें अपवित्र माना जाता था। ओके फ्रेंड्स, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा दफनाई बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जाहिर सी बात है लोग विरोध करेंगे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, मतलब कुछ ऐसे राजा थे जो पुरोहित से भी खुद को श्रेष्ठ मानने लगे थे, मतलब जो पुजारी थे उनसे भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। कुछ लोग फ्रेंड्स सोचते थे कि जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था सही नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे सही नहीं है, इसका भी विरोध होने लगा था। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जैसे आपको पता ही है अभी भी कुछ जगहों पर होता ही है ऐसा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। और ये आधुनिक भारत में किसने की थी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स जनपद। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें मगध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। फ्रेंड्स महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते हैं। मतलब पहले जन के राजा हुआ करते थे, लोगों के राजा हुआ करते, अब जनपदों के, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया उसके राजा हुआ करते थे। फ्रेंड्स जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन में बसने की जगह, मतलब लोगों के जहाँ बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं फिर। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ, हस्तिनापुर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग थे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा है। इनमें प्रमुख है फ्रेंड्स कई बस्तियाँ मिली हैं, जिनमें कौन कौन सी है? पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ, हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई के पता चलता है कि झोपड़ियों में रहते थे लोग, पहले झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि फसलें उगाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कंपैरिजन करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस चीज़ की खेती करते थे और इसमें किस चीज़ की खेती बढ़ चुकी है, तो इसमें आपको चीज़ ध्यान देना है। ये देखिए फ्रेंड्स चित्रित धूसर भांड है, मतलब एक कटोरी टाइप का है जिसमें चित्र बना हुआ है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं फ्रेंड्स। ये पात्र बहुत ही पतली सतह और सुंदर चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। मतलब ये खास मौक़ों पर, मतलब कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई पर्व पड़ जाए, कोई फेस्टिवल पड़ जाए, तो उसमें लोगों को परोसने के लिए किया जाता था। फ्रेंड्स लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ बर्तन मिले जिसे चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ओके, जैसा कि इनमें से ही स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। देख रहे हैं ना, चित्रकारी की गई है। ये आपका, ये देखिए ये चित्रकारी की गई है, ये चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों की होती है। फ्रेंड्स ये देखिए ना, ज्यामितीय आकृति की होती है, ये ऐसे डिजाइनदार ऐसे बनी हुई है। और हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स महाजनपद। लगभग 2500 साल पहले, यानी 500 ईसा पूर्व पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जिन्हें मानचित्र 4 में महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, कई राजधानियां किलेबंद की गई थी। मतलब एक ऐसे जनपद बन गया फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे।
ये ऐसे मान लीजिए एक जनपद हो गया, एक शहर टाइप का हो गया, तो इसके आगे आगे पीछे ऐसे किला से इसको ढक दिया जाता था ताकि लोग सेफ रहें और ऊपर चढ़कर एक मतलब दूसरे जगहों पर चीज़ों पर नज़र भी रख सकें। फ्रेंड्स देखिए कितना लोगों का माइंड डेवलप हो गया था। जैसा है किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ियाँ पत्थर की ऊंची दीवारें बना दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी प्रतीक समृद्धि के भी बारे में भी बताते थे। फ्रेंड्स हम लोग मैप में कुछ देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर इतने क्षेत्र में, मतलब और भी थोड़ा सा क्षेत्र है, तो मतलब उसके क्षेत्र में इतने क्षेत्र में डेवलप हुआ था सिंधु नदी के किनारे। और हम लोग देखते हैं ये अपना अवंती हो गया, उस समय का कुछ 16 महाजनपद हैं तो उसी के बारे में है। ठीक है, कौसाम्बी हो गया, वैशाली हो गया, वज्जी हो गया। ओके फ्रेंड्स, हस्तिनापुर, पांचाल, कुरु हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मगध है। मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग देखते हैं जैसा कि लोग किलेबंदी करके अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे, दूसरे आक्रमणकारियों से बचने के लिए भी करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों को और उस क्षेत्र के नियंत्रण कर रखना भी आसान हो जाता था, मतलब किलेबंदी कर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। आपको पता है फ्रेंड्स, ईंट पत्थर रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया दीवारें बनाने के लिए। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती भी होगी फ्रेंड्स, कॉमन सी बात है। और देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, अब राजा सेना रखने के लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। तो फ्रेंड्स 16 महाजनपदों में जब 16 महाजनपदों का काल आया तो लोग सिपाही मतलब राजा सिपाही विपाही रखने लगे और धीरे धीरे टैक्सेशन सिस्टम भी स्टार्ट होने लगता है। तो फ्रेंड्स कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, मतलब जो पुराने सिक्के होते हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता है। जो ओल्ड सिक्के होते हैं, जो उन्हें ओल्ड सिक्के होते हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे तो फ्रेंड हम लोग देख लेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये देखिए एक दीवारें पाई गई हैं, ये दीवारें हैं, ये कौसाम्बी किले की दीवारें हैं। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली हैं। ईंट की दीवारों का अवशेष है, ये ईंट की दीवारों का अवशेष है फ्रेंड्स। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स कब हुआ था? 2500 साल पहले, जब महाजनपद का काल था। फ्रेंड्स जैसा कि है कि जब लोग सैनिक वैनिक रखने लगेंगे, प्रजा हो जाएगी, तो टैक्स की मतलब पैसे की आमदनी रहेगी, कोई भी चीज़ ऐसी रहेगी जिससे लोगों को व्यवस्थित से रखा जा सके। तो फ्रेंड्स कर का टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों का भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो फ्रेंड्स टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, टैक्स लेना लोग राजा स्टार्ट कर दिए थे। देखिए टैक्स लेने की प्रणाली क्या थी फ्रेंड्स। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। हाँ फ्रेंड्स, उस समय ज़्यादा कृषि कृषि ही होती थी, एग्रीकल्चर पे ही लोग डिपेंड थे। और प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। फ्रेंड जैसे 100 हो गया, 100 रुपये का उन्होंने कुछ किया, 100 रुपये उन्होंने कमाया तो उसका 100 का 1/6 वो लोग ले लिया करते थे। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग आते हैं कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार। और राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ा। तो ये लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, राजा के लिए 1 दिन में काम करते थे टैक्स के रूप में। कौन? शिल्पकार और मजदूर और कारीगर, ये लोग। ठीक है फ्रेंड्स, पशुपालक को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए हो। तो फिर क्योंकि फ्रेंड्स उस समय उतना सिक्कों का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, उतना मुद्रा विनिमय तो हुआ नहीं था, तो लोगों के पास जो होता था वही कर के रूप में दे देते थे, जो जैसे होता है। जैसे गाय के पास एक पशुपालक के पास जो होता था वो देता था, या फिर गाय देता था, फिर कोई जानवर देता था, या फिर उपलब्ध उत्पाद में से कुछ देता था।
ओके। कृषि में देखिए परिवर्तन कैसे आता है फ्रेंड्स। इस क्षेत्र में कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे फ्रेंड्स। जो हल के जो फाल होते थे, मतलब जो हल होता था जो लकड़ी का बनता था, अब आयरन मिल गया तो आयरन से अब बनने लगा, तो हल से लोग खेती करने लगे, खोदने लगे और बेहतर सिस्टम हो गया। आपको तो पता ही है, अब कठोर जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे फल के फाल आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज भी बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे, वो यहाँ पे पाया गया जब महाजनपदों का उदय हो गया। ओके फ्रेंड्स, लोगों ने धान और पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उगाने के बजाय धान के पौधे तैयार करना, उनका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी बढ़ने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता तो था, पर फ्रेंड्स ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे। तो लोग क्या करने लगे थे फ्रेंड्स, खेती बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगे थे। ओके फ्रेंड्स, और फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग मगध के बारे में देखते हैं। मगध में जैसे मैंने आपको मानचित्र में दिखाई दिया है, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, तो उस वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। आपको पता है, जहाँ पे नदियाँ गुजरती हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़मीन फर्टिलाइज हो जाती है, फर्टाइल ज़मीन हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हो जाती है। और उसमें यातायात, जल वितरण ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो हाथियों को पकड़कर जंगलों से क्या किया जाता था, सेना के काम में शिक्षित करके लगाया जाता था। और जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। आपको पता है, लकड़ी पर्याप्त है, जंगल है तो लकड़ी लोग काटेंगे ही, कॉमन सी बात है। मतलब उतनी भी कॉमन नहीं है ना। तो उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मतलब लौह अयस्क की खदानें तो होती थी, पर जंगल में उस समय मतलब मिल गई थी लौह का उत्पादन, मतलब लोहे के बारे में पता चल गया था। और फ्रेंड्स, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। फ्रेंड्स, मगध में दो बहुत शक्तिशाली राजा थे, और इसका बृहदत्त ने इसका जो है, बृहदत्त इसका संस्थापक कहा जाता है। कौन फ्रेंड्स, बृहदत्त इसका संस्थापक कहा जाता है, किसका, मगध साम्राज्य का। इसमें दो शक्तिशाली राजा थे, कौन, बिंबिसार और अजातशत्रु। और अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, जैसे महापद्नंदम, है ना। और एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र में इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था, मतलब उत्तर पश्चिम भाग तक पूरा अपने, मगध यहाँ पर है तो उत्तर पश्चिम भाग तक पूरा ऐसे फैला लिया था अपने राज्य को। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें राजा बहुत ही शक्तिशाली हुए थे। कौन कौन, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदम। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास राजा, इनके बारे में हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल से। मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए क्लास हिस्ट्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने नियंत्रण में इस महाद्वीप को उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। फ्रेंड, बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध में की राजधानी बनी रही। बाद में पटना बन गई, बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना बन गई। पटना का पुराना नाम कौन सा था फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र। तो पहले कौन सी राजधानी थी, राजगीर थी, और बाद में कौन सी राजधानी बन गई, पटना बन गई। ओके फ्रेंड्स, 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसेडोनिया के राजा सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, सिकंदर द ग्रेट। विश्व विजय करना चाहता था भैया, पूरा दुनिया जीतना चाहता था, ऐसी ऐसी बात नहीं है, पूरा दुनिया जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया फ्रेंड्स, व्यास नदी के किनारे पर पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के साथ पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, मतलब इस बात की खबर जगह जगह पहुंच चुकी थी कि मगध राज्य बहुत ही डेवलपमेंट है और वहाँ पे हाथी बहुत ही ज़्यादा और सिपाही पैदल सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि सिकंदर की सेना पहले से ही बहुत थक चुकी थी, हर जगह से लड़ाई लड़ लड़ के, है ना फ्रेंड्स। कोई भी इंसान
कॉमन सी बात है, थकेगा तो है ही। तो फ्रेंड्स गढ़ के बारे में देखते हैं। गढ़ किसे कहते हैं? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के समूह के लिए किया जाता था, मतलब है संघ, यानी अर्थात संगठन या सभा के लिए हम लोग संघ का यूज करते हैं। फ्रेंड्स दूसरा राज्य हम लोग देखते हैं वज्जी। जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था फ्रेंड्स। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो मगध की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? मगध की राजधानी क्या थी? पहले राजगिरी थी, फिर पटना बन गई, पाटलिपुत्र बन गई, और वज्जी की राजधानी क्या बन गई? वैशाली, यानी बिहार, जो बिहार है। और यहाँ की अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक राजा बहुत राजा हुआ करते थे। जैसे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। फ्रेंड्स कई लोग शासन करते थे जिसमें हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था, एक राजा नहीं थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। और ये राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ कौन पहले के राजा करते थे? तो इसमें सभी राजा करते थे। मतलब अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, कोई भी अनुष्ठान होता था तो सब लोग साथ में बैठकर करते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ओके फ्रेंड्स, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो फ्रेंड्स एक राजा नहीं थे, बहुत राजा थे। कहाँ पे? वज्जी में। मगर मगध में धीरे धीरे राजाओं का एक क्रम होता था। यहाँ पे बहुत सारे राजा थे, है ना? जो हुआ वही राजा। वाह। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बहुत ज़्यादा वर्णन किसमें मिलता है? बौद्ध साहित्य में बौद्ध का वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय फ्रेंड्स क्या होता था? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हुए, वर्णन किया हुआ है। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ? दीर्घ निकाय। अजातशत्रु के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अजातशत्रु किस पे क्या करना चाहता था? वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। जैसे हम लोग देख सकते हैं, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध की सलाह के लिए भेजा। तो उन्होंने बताया कि वज्जी तब तक नहीं हार सकता जब तक वो यह नियमों का पालन करता है, उन सब नियमों का पालन करता है। किसको बताया फ्रेंड्स? जिसको अजातशत्रु ने भेजा था बुद्ध के पास। किसको भेजा था? वत्सकार को। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि वज्जी जब तक इस नियमों का पालन करता है, जैसे पहला नियम, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आसपास में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना चीज़ों को वो फॉलो करते रहेंगे तो उनका कभी विनाश नहीं हो सकता है। नॉर्मली हर राज्य को ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो बुद्ध ने बताया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य को खुश रखने के लिए। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उसके राज्य अब से लगभग 100 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। ओके फ्रेंड्स, अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग अन्यत्र देखते हैं, इसमें अपने एटलस यूनान और एथेंस को देखिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो एथेंस में 2500 साल पहले एक एक राज्य की स्थापना, शासन व्यवस्था की स्थापना की गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं या प्रजातंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 साल पहले तक चली। कब तक चली फ्रेंड्स? 200 साल पहले तक। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। 30 साल के ऊपर थे उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। साल भर में कम से कम एक सभा थी जो 40 बार बुलाई जाती थी, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती थी। इन सभा में नागरिक भाग ले सकते थे। इन सभा में नागरिक को भी भाग लेने का अधिकार था। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। फ्रेंड्स लॉटरी सिस्टम उस समय स्टार्ट हो गया था। सभी नागरिकों को कहाँ पर? यूनान में लॉटरी सिस्टम से क्या होता था फ्रेंड्स? शासन के कई पदों का क्या होता था? नियुक्ति होती थी। जो जीता वही सिकंदर। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी
औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलना था। वाह, मतलब देखिए औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, है ना। व्यापारिक व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। फ्रेंड्स देखिए, व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले लोगों को भी, बहुत से लोगों को नागरिक अधिकार वहाँ पे नहीं मिले थे। कहाँ पे? एथेंस में। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो फ्रेंड्स ये था वहाँ का सिस्टम। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, राजा अश्वमेध यज्ञ होता था, वर्ण जो विभिन्न वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण, प्रजातंत्र, अथवा संघ। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरा चैनल है, इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।